नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। आप सभी का हिल अवेयरनेस एंड कल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, देश भर में ओआरपी के मुद्दे उठ रहे हैं। ओआरओपी को लेकर एक्समैनों के अंदर जो विरोध है, इसके संबंध में मैं आपको एक छोटी सी नई जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं। सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में एक साहब हैं, बहुत अच्छा चलाते हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और रेफरेंस के साथ बहुत अच्छी जानकारियां भी देते हैं। और उन्होंने उसमें लिखा है कि एक रिटायर कर्नल साहब ने कहा कि ये अफसर विरोधी पार्टी है और जब तक बहुत देर न हो जाए सरकार इन पर निर्णय ले, इनको यानी कि यहाँ से हटा दो। तो इसी प्रकार उन्होंने एक वीडियो एक सर्विंग कर्नल साहब का किसी जवान का आया था कि उन्होंने एमएससीबी का ऑर्डर नहीं किया था। तो इन बातों से पता चलता है कि आप हमारे बारे में क्या विचार रखते हैं, जबकि वो कर्नल साहब नॉन बैटल कैजुअलिटी 2 बार हैं और दोनों बार के अपने बेनिफिट के लिए वो कोर्ट गए और उनका उसका एलएमसी का जो पैसा है वो मिलने लगा 2 बार का। बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए कोर्ट में। यही बात मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, हमारे किसी भी मुद्दे को लेकर क्या कभी कोई कोर्ट गया? जैसे सिविल संस्थाएं जाती हैं ग्रेड अप लेवल के लिए या एमएससीपी के विरोध में, उसी का रेफरेंस के बारे में मैं बात करूंगा। तो आगे की जब बात करें तो सबसे पहले हमारे दिलों में आपके लिए बहुत इज्जत थी, आप खुद कम कर गए हैं। इससे पता चलता है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम सिर्फ वर्कर हैं और सहायक हैं, इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं देना चाहते। आप खुलकर बोल रहा हूं आज। आप लोग अधिकार तो पहचानते हैं अपना, लेकिन कर्तव्य नहीं पहचानते कि उसके साथ आपके फर्ज क्या हैं। तो जवानों के वेलफेयर संबंधी वेलफेयर की परिभाषा मैं आज बताता हूं आपको। एक ऑफिसर का कर्तव्य बनता है कि वो जवानों की बेसिक जरूरतों का ध्यान दे, जिससे जवान बिना अपने बारे में सोचे, बिना परिवार के बारे में सोचे, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहे। तीसरी बात, जवान और ऑफिसर्स के बीच वेलफेयर का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो कि लड़ाई की कठिन हालतों तक बना रहे। ये परिभाषा और सिद्धांत है वेलफेयर की जो मुझे बताना पड़ रहा है। यही लीडरशिप में भी लिखा हुआ है, आप लोगों को भी बताया जाता, हमें भी बताया जाता एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। तो जहां आप ये कह रहे हो ना साहब कि दिल्ली जंतर मंतर पर यदि इनको हटाया नहीं गया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, सर्विंग सोल्जर पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। बजाय इसके यदि आप ईमानदार होते, जैसे बोलते ना किसी गांव में जब पुलिस आती ना, पुलिस तो जो अपराधी होता है ना, चोर टाइप का, वो पहले ही डर जाता है, जबकि पुलिस उसको पकड़ने नहीं किसी और काम से आ रही होती है, लेकिन उसे लगता है शायद मुझे लेने तो नहीं आ रहे। आप लोगों को भी लगने लग गया कि अब भेद खुलने वाला है, इसलिए डर लग रहा है आपको अब, इसलिए कह रहे हैं आप ऐसा। यदि ईमानदारी वर्दी पहनी थी भारत सरकार के और इस देश के प्रति वफादारी है तो ये कहते कि यदि ये जो जवानों के लिए थे जो लगभग 50 साल में रिटायर हो जाते हैं, तो 55 से 60 साल वालों के 20 रिटायर होने हम अधिकारियों को ओआरओपी देकर आपने रोष प्रकट क्यों किया? गलतफहमी क्यों भरी? दूसरों के विसंगतियां क्यों लाई? यह कहना था यदि आप 58 से 60 साल के बीच रिटायर होने वाले भी ओआरओपी के हकदार होते हैं तो ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस 57 साल में रिटायर होते हैं। अब वो भी मांग करेंगे आपकी वजह से। ऑल सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो सीसीएस के अंडर केंद्रीय कर्मचारी जो आते हैं, सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो केंद्रीय सेवा के जो भी लोग आते हैं, वो सब जितने डिपार्टमेंट हैं वो भी ओआरपी की मांग करेंगे। इस प्रकार भारत सरकार किस किस को ओआरपी देगी, इसलिए सबसे पहले इसका पैटर्न सही करें, उन्हीं लोगों को दें जिनके नाम पर ये ओआरपी हुई थी, अन्यथा सबको दें। आपने क्यों ली 58 से 60 के बीच? दोबारा बोल रहा हूं, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी दीजिए, ऑल सीसीएस सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी सिविल सर्विसेज हैं उन सबको दीजिए। फिर भड़का आप रहे हैं, हम नहीं, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, हर वर्दी की इज्जत करते हैं, वहां पर ईमानदारी और पूरे डिसिप्लिन के साथ है। कोई भी फोर्सेज जो वहां पर
लगाई गई है वाचिंग के लिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। वर्दी वाला ही वर्दी का सम्मान करता है और ये प्रूफ कर दिया कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है। तो साहब अगर हमारे लिए आपने कभी काम किया होता तो आपके पास रेफरेंसेस होते, जो कि 22 अक्टूबर 2019 के 7th पे कमीशन का MACP का रेफरेंस नंबर 5144 है, जिसके आधार पर ग्रेड के बराबर बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा केंद्रीय कर्मियों ने कोर्ट का आदेश संख्या 5 अप्रैल 2021 का है, जो उनने कोर्ट में रखा था और उनको उसका जवाब मिला, संशोधन मिला, फायदा मिला। आपने कभी किया? आपने सरकार को कभी ये नहीं बताया कि एक जवान की मिनिमम सर्विस यदि 17 साल है तो वो 8, 16 और 24 के ACP के दायरे में किस प्रकार से आ रहा है, जबकि बिना प्रमोशन होने पर एक कर्मचारी, जो CCS की परिभाषा है उसके आधार पर तो हमें भी दिया कि 10, 20 और 30 सालों में MACP का फायदा देगी, क्योंकि वो 60 साल नौकरी करता है, इसलिए वो 20 साल का भी उस डिपार्टमेंट में जाता है। तो 30 और 20, 50, 10 इंडेक्स, फिर भी 10 इंक्रीजमेंट अपने लेगा ही लेगा। वहीं जवान इस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी सर्विस केवल 17 साल होती है, वो इस मानदंड पर खरा नहीं उतरता। केवल 2 ही MACP ले पाएगा साहब, जवान 3 नहीं ले सकता है, इसलिए इसका पीरियड घटाओ, ऐसा बताया आपने भारत सरकार को। हाँ, यदि वो तीसरी ACP तक जाता भी है तो उसे 2 प्रमोशन लेने पड़ते हैं। नाइक तब वो 22 साल तक जाएगा, हवलदार तब वो 24 साल तक जाएगा। जब वो 2 प्रमोशन उसने ले करके ही वहां पहुंचना है, तो आप MACP किसको दे रहे हैं? जबकि एक सिविल सर्वेंट 10, 20, 30 के MACP बिना प्रमोशन लिए भी ले लेता है, क्योंकि उनका सर्विस सिस्टम दूसरा है, 60 साल एज के हिसाब से है। क्या ये विसंगति आपने भारत सरकार को कभी बताई कि सिवाई इसको डिजायर नहीं करता है, कवर ही नहीं हो रहा? जहां आपने अपने लिए 3 प्रमोशन 13 साल में किए, और यदि आप एक बार ऑफिसर बन गए, आप काम करें ना करें, दिहाड़ी लें आराम से, लेफ्टिनेंट कर्नल बन के ही रिटायर होंगे आप। क्या एक जवान जो BPT फेल होता है या उन मानदंडों को पार नहीं करता, उसको नायक बनाते हैं आप? हवलदार बनाते हैं? नहीं बनाते हैं साहब। संघर्ष करके जब हवलदार 24 साल तक बन रहा है, तब MACP के दायरे में आ रहा है, तो ये परिभाषा उससे क्या मेल खाती है जो CCS ने सबके लिए जारी किया था? हाँ, आपके लिए समय कम था, 10, 20, 30 की जगह 8, 16, 24 है। तो यदि आप पहली ACP के बजाय पहला प्रमोशन आप लेते हैं, आपकी 17 साल बाकी रहती 20 में से। दूसरी ACP आप लेते हैं, आपकी 14 साल बाकी रहती है। तीसरी ACP आप लेते हैं, फिर भी मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया के आपके 7 साल बाकी होते हैं। 7 साल इंक्रीजमेंट लेकर के ही 20 साल में आप जा सकते हैं। तो मुझे बताइए, 17 साल में पहले MACP लेने पर जवान की सर्विस 9 साल बचती है, दूसरी ACP लेने पर बचती केवल 1, और तीसरी ACP तक तो वो पहुंच ही नहीं रहा। मैं सिर्फ ACP का ही जिक्र यहां पर इसलिए किया, बाकी चीजें बड़े जोरदार तरीके से अन्य संगठनों ने उठा के रखी है, जैसे MSP, विडोज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह वगैरह के साथ साथ ग्रेड की तो बात ही कोई नहीं कर रहा, फैक्टर देख रहे हैं सीधे। ग्रेड जो 6 पे कमीशन ने PBOR कहा हमें, ये आपकी मेहरबानी है। PBOR नहीं होता फौज में, अफसर JCO, NCO और जवान होते हैं। ये परिभाषित करते तो अपने आप सबके लेवल अपनी जगह पर रहते। अब आप भारत सरकार को एक बार गुमराह करके हमारे हिस्से की OROP तो आप ले गए, अब फिर आप भारत सरकार को गुमराह करने कि ये लोग गलत हैं, जबकि गलती आपने की, आपने मौका दे दिया बाकी सर्विसेज के लिए कि वो भी OROP की मांग करें। उसी सर्विस क्राइटेरिया में वो लोग आते हैं 55 से 60 में, 55 से 60 में आप ले गए, तो क्यों ना पैरामिलिट्री फोर्सेस और CCS के अंदर जितने भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवा के जितने डिपार्टमेंट है, वो मांग क्यों ना करें। इसलिए उन लोगों की ORP तुरंत बंद कर देनी चाहिए। जहां जनरल मानेक शाह को, युद्ध विजेता को, बांग्लादेश युद्ध विजेता को 33 साल पेंशन बंद कर सकती हैं, तो जितने लोग 6 और 7th पे कमीशन और OROP में हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता? उनकी पेंशनें क्यों नहीं बंद की जा सकती है? कर देना चाहिए। भारत सरकार तो ये कहती है हमारे पास तो आपका कोई प्रस्ताव या कोई बात आई नहीं, आपने कब आने दी?
कोई मॉडल कोई प्रपोजल आता भी है तो मुंह बंद नहीं रहता था हमारा फौज में। कभी बोलने दिया आपने जवानों को अपने हक के बारे में? जो है ठीक है, जब बड़े अधिकारी, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जवानों के बीच मिलने आते हैं तो क्या वो अपनी मर्जी से कोई पॉइंट रख पाता है? डिसिप्लिन एक्शन नहीं लेंगे आप उस पर? जो आप सिखाते हैं तोते की तरह वही बोलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हम बार बार उजागर करेंगे। ये पहला एक बीमारी थी, बीमारी जिसकी वजह से हमारी पेंशन फिक्सेशन, मैं इस बीमारी का नाम इसलिए लेता हूं, यदि 12 साल में 4 के 12 साल में एसीपी नायब सूबेदार अगर जवान को मिल चुकी होती तो हवलदार बनने तक वो 15 इंक्रीजमेंट पक्का लेता और तब पेंशन उसकी अपनी जगह सेट होती है। अब बात करते हैं छोटी सी 7th पे कमीशन में। आपने कहा कि 14.21% आपकी तनख्वाह बढ़ी। हाँ, तनख्वाह बढ़ी, मैं मानता हूं, लेकिन तनख्वाह बढ़ी तो जो 2016 से पहले का रिटायर एज ए जेसीओ, मैं जेसीओ हूं, वो रिटायर हुए तो मेरी पेंशन उनसे 14.29% ज्यादा क्यों नहीं है? उनकी क्यों मेरे से ज्यादा है? उल्टे हम रिवर्स होके उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं? जो वहां पर उन पर डैश क्यों आ रहा है? कहां पर बढ़ी हमारी पेंशन? ये पॉलिसी जिम्मेदार इस बेसिक की वजह से आपने अपने लिए बढ़िया रखा। 13 साल प्लस 18 साल आपकी भर्ती की उम्र प्लस 4 साल ट्रेनिंग की उम्र बराबर 35। यदि 55 में से घटा लिया तो आता है 20। मिनिमम सर्विस आपकी 20। ऐसा आंकड़ा आपने हमारे किस रैंक के लिए रखा, उसका जवाब देना होगा। तो ये था आज का वीडियो। बाकी ग्रेड की कमियां, आपके स्तर गिराने की कमियों से लेकर अन्य चीजों पर भी वीडियोज बनाए जाएंगे और हम लोग फिर से 12 तारीख जंतर मंतर आ रहे हैं और इस मिशन को रुकने नहीं देना है, नहीं तो 8th पे कमीशन जब भी होगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रहे, कान खोलकर सुन ले। यदि आप लड़ाई हार गए, जिंदगी भर ऐसा ना हो कि भारत सरकार आपकी पेंशन ही बंद करने पर तुल जाए। धीरे धीरे, हर काम धीरे धीरे होता, याद रखिए। और इस लड़ाई को हारेगा नहीं, ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ये युद्ध स्तर पर आपने इसे विजय पताका पहनाना, क्योंकि ये सच के अंत में जीत होती है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।